हेलो विद्यार्थीगण, मैं एसके कश्यप प्लेटफॉर्म बाय नवीन सिंह के इस मंच से आप तमाम विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी शिक्षक भर्ती की तैयारी हेतु जो भी उपस्थित हैं, जो अपने लक्ष्य की ओर लगातार निरंतरता के साथ कंटिन्यूटी के साथ बढ़ रहे हैं, हर प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ जानना चाहते हैं, प्रश्न का विश्लेषणात्मक आंसर देने की काबिलियत चाहते हैं, तो आइए जुड़ें और सही विद्यार्थी उसको सटीकता के साथ एक्यूरेसी के साथ अध्ययन करें। जितने उपस्थित हैं सभी को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। पहला प्रश्न है, कहता है किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। अब देखिए, दीनदयाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की एकात्मक राष्ट्रवाद के प्रणेता हैं। अब यहां पर देखिए, ये सरकार आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, कर्नाटक में वर्तमान में सरकार दोनों जगह कांग्रेस की है। कांग्रेस बीजेपी के बीच तो आपको पता ही है कि दोनों के बीच 36 का रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के। तो बीजेपी के किसी संस्थापक सदस्य के बारे में कोई कांग्रेसी सरकार तो शुरू करने से रही कोई योजना। अब देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दीनदयाल उपाध्याय समाज के सबसे निम्न तबके तक विकास की पीढ़ी को महात्मा गांधी की तरह जोड़ना चाहते थे कि समाज में समावेशी विकास हो, सबको विकास का। तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री भी संजोग हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं वो वर्तमान समय में उसी दलित परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, गरीब समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री है ना ने ये योजना की शुरुआत किया है। तो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय। कौन है वो वहां के मुख्यमंत्री? विष्णुदेव साय, जो एसटी जनजाति परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। तो वो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शुरू किया। चलिए, अगला जो सवाल है, खास श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में किसे शामिल किया गया है। देखिए, खास श्रृंखला का जो होता है, तो पहला जो तत्व होता है वो होता है पौधा, घास। उसके पश्चात जब दूसरा जो इसमें आता है, दूसरा होता है शाकाहारी। तीसरा जो वर्ग होता है वह होता है मांसाहारी। और चौथा जो वर्ग होता है वह होता है द्वितीयक मांसाहारी। वह होता है द्वितीयक मांसाहारी। ये तो उत्पाद हो गया। तो प्रथम भोजन कौन करेगा? तो प्रथम श्रृंखला में, जो श्रृंखला का दूसरे पोषक में, तो ये क्या हो गया? ये तो हो गया प्रथम उपभोक्ता। ये हो गया प्रथम उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता हुआ जो मांसाहारी है। मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता कहता है तीसरे पोषी निम्नलिखित किस शामिल। तो ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय, ये तृतीय हुआ मांसाहारी। मांसाहारी अर्थात द्वितीय उपभोक्ता, मांसाहारी अर्थात द्वितीय उपभोक्ता। तो द्वितीय उपभोक्ता क्यों है? क्योंकि पहला तो हो गया उत्पादक वर्ग, प्रथम पोषी हो गया घास पौधे, जो उसको खाकर जीवन यापन करते हैं, हिरन, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, जो उसको मारकर खाते हैं। तो द्वितीय उपभोक्ता। नमस्कार नमस्कार। इन सब आपका हो गया शीर्ष उपभोक्ता हो गया। चलिए, इसमें जो मांसाहार को भी भोजन में ग्रहण करते हैं, तो बाघ, सिंह, उत्पादक हो गया पौधा, घास। स्पष्ट हो गया। चलिए फिर साइंस, मैथ। अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025, ये प्रतियोगिता हुआ कहाँ? ये प्रतियोगिता हुआ यूके का बर्मिंघम में। यूके का बर्मिंघम में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
इसमें ये मिस्र के थे, ये भारत के। तो अनाहत सिंह ने मिस्र के मलिक एक कराची को पराजित करके इस प्रतियोगिता को जीतने में सफल रहे। तो ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी? तो ये प्रतियोगिता हुई थी आपके इंग्लैंड के क्षेत्र में ये प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत रणभूमि देखिए, रणभूमि मतलब क्या? युद्ध भूमि। 70 प्लस वैसे रणभूमि क्षेत्र जहां भारत ने संघर्ष किया, और उस संघर्ष के बारे में तमाम वृत्त चित्र और तमाम जानकारियां। अब इसमें देखिए कि वो कौन से मंत्री हैं जो सेना से जुड़े हुए हैं। तो राजनाथ सिंह सेना से जुड़े हुए हैं ना। अमित शाह को पता ही गृह मंत्री हैं। चिराग पासवान वर्तमान में कौन मंत्री हैं? आप लोग उत्तर कुछ नहीं देते हैं भाई, क्या बात है। चिराग पासवान जो हैं वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, इनके पिता के पास भी हुआ करता था। तो ये हैं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री। अमित शाह हैं देश के गृह मंत्री। तो राजनाथ सिंह। दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहां बहती? भारत की जो अधिकांश वर्षा होती है लगभग 85% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का निर्माण कहां होता है? तो मानसून का निर्माण हिंद महासागर के क्षेत्र में मानसून का निर्माण होता है। हिंद महासागर से मानसून सबसे पहली बार 1 जून को लगभग 1 जून को केरल तट पर पहुंचता है। अब सागर से बरस किधर आ रही है? सागर से आ रही है धरती की ओर, सागर से तो स्थल से समुद्र की ओर। तो पवन कहाँ चल रही है? स्थल से, सॉरी, पवन चल रही है स्थल से, समुद्र से स्थल की ओर। हिंद महासागर से भारतीय सीमा में प्रवेश कर रही है। तो सागर की ओर से आने वाला आर्द्र जलवायु और पर्वत की शुष्क जलवायु जब टकराती है तब जाकर के वर्षा होती है। विश्व की अधिकांश वर्षा जो होती है वह पर्वतीय वर्षा का उदाहरण है ना। तो सागर के क्षेत्र से आने वाला यही वर्षा के बूंद के रूप में फिर टपकने लगता है ना। भारत की वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नलिखित राज्यों में किस एक में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? यदि हम भारत की बात करें तो भारत में 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? तो 382 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और अलग अलग राज्य के में हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है, अलग अलग होता है। अलग अलग राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो अलग अलग पाया जाता है। अब यहां पर देखिए पश्चिम बंगाल में 1028, केरला में 860, उत्तर प्रदेश में 829, और बिहार तो विकल्प में है नहीं, बिहार में 1106। नंबर 1 पर बिहार है, नंबर 2 पर पश्चिम बंगाल है कि पूछ रहा है निम्न में से। तो ये 3 राज्य है उसमें सबसे ज्यादा कहां है? तो पश्चिम बंगाल में 1028, केरला में 860, उत्तर प्रदेश में 829, बिहार विकल्प में है नहीं। भारत का एवरेज है 382। भारत का एवरेज कितना है? 382। कर्क रेखा क्या है भाई? कर्क रेखा किसको कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध का 23.5 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्य से गुजरती है। पहला राज्य क्या है? गुजरात। दूसरा राज्य कौन है? मध्य प्रदेश। तीसरा राज्य है छत्तीसगढ़। चौथा राज्य है गुजरात के बाद राजस्थान, गुजरात के बाद
राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उसके बाद कौन, झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, आंध्र प्रदेश से, तो झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और मिजोरम। झारखंड के पश्चात है पश्चिम बंगाल, उसके बाद है मिजोरम, और तब सबसे अंत में है त्रिपुरा। त्रिपुरा और मिजोरम इन 8 राज्य से गुजरती है, तो यहां विकल्प नंबर ए है ना। बिहार से तो नहीं गुजरती है बाबू। किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील, अब देखिए रूपकुंड झील ये कहां है? ये उत्तराखंड का झील है। रूपकुंड झील में अनेक मानव कंकाल, यहां से जो है मानव कंकाल, झील में जब बर्फ पिघलती है तो वहां से मानव कंकाल मिलते हैं। डोडी ताल झील ये भी उत्तराखंड का है। ये भी कहां है? अभी तक विज्ञान जो है इसकी गहराई, डोडी का जो है गहराई को माप नहीं सका है, ये कितनी गहरी है। अब उतना खैर वैज्ञानिक वहां रिसर्च में तो उतना पहुंचा नहीं है, लेकिन जो वहां के स्थानीय वैज्ञानिक से लेकर छोटे वहां पर है तो उसकी गहराई को माप नहीं सके हैं, ऐसा माना जाता है धार्मिक और आस्था के आधार पर कि भगवान श्री गणेश की वह निवास स्थान क्षेत्र है, तो वह उनका निवास स्थान माना जाता है। तो वहां पर जो है ये है डोडी ताल झील। और जोर पोखरी झील ये है दार्जिलिंग में। ये कहां है? ये है दार्जिलिंग में जोर पोखरी झील। जोर पोखरी झील कहां है? दार्जिलिंग में। सूची 1 और 2 को मिलाइए। चलिए यहां पर यूरेनियम, ये तो भारत में यूरेनियम बहुत कम है। सबसे पहला जो जादू गोरा जो झारखंड के क्षेत्र में है, यहां से यूरेनियम की, और भारत अपनी यूरेनियम की आवश्यकता के लिए अभी भी विश्व के अधिकांश देशों से आयात पर निर्भर है। तो दोमी साल जो है ये मेघालय के क्षेत्र में है। 3, अब देखिए 3 तो एक ही जगह है। लांबापुर आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। रोहेल जो है ये राजस्थान में है, वो भी सही है। और गोगी कर्नाटक में। चलिए दिए गए विकल्प के आधार पर ए आंसर है। यूरेनियम से बिजली तैयार होती है, ऊर्जा का यह महत्वपूर्ण केंद्र है। ऐसे बहुत जगह इसका विरोध भी है। भारत में सबसे पहला यूरेनियम का जो वो है तारापुर, महाराष्ट्र। उसके पश्चात देखिए रावत भाटा, राजस्थान। काकरापारा, गुजरात। कैगा, कर्नाटक। कडाई कुनूल, तमिलनाडु। कलपक्कम, तमिलनाडु। कलपक्कम, तमिलनाडु। नरौरा, उत्तर प्रदेश। यहां पर परमाणु बिजली का केंद्र है। उत्तरी गोलार्ध में देखिए फेरल का नियम कहता है, फेरल का नियम है। फेरल का क्या है? फेरल का नियम, तो फेरल का नियम है कि पवन उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक घड़ी की सुई चलने की दिशा के विपरीत, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। यह स्पष्ट नियम बना हुआ है। यह नियम किसका है? तो फेरल का नियम है कि पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज चला करती है। यह नियम दिया गया फेरल का नियम है, इसको याद रखना है। चलिए मरुउद्यान, मरुस्थल और उद्यान। मरुस्थल में उद्यान मतलब कहाँ है? जहां पर थोड़ी जल है, जहां पर गहरा क्षेत्र है, जहां पर पानी जमा होती है, वहां हरा भरा क्षेत्र रहता है। तो मरु उद्यान जल के साथ गड्ढा का क्षेत्र, गहरा क्षेत्र है। तो 4 देखिए, 4 तो एक ही जगह आपके सामने है। तेल, चलिए बदुइन जो है सो सहारा मरुस्थल का एक जनजाति है। चलिए बी का
6, यहां पर बी का 6 भी है। तेल, लीबिया में तेल पाया जाता है 1, ये भी सही है। ग्रेंगी, ग्रेंगी जो है हिमनद है, वो सही है। लामायरू, ये बौद्ध मठ है जो लद्दाख में अवस्थित है। तो चलिए यहां पर सभी का सभी देखिए मिला हुआ है। तो मरु और उद्यान, मरुस्थल में उद्यान तभी होगा जहां पानी का, उद्यान के लिए जल का होना जरूरी है। जल तभी होगा जब वहां गहरा क्षेत्र होगा जहां जल की जमाव होती है ना। तो थोड़ी सी भी कभी कभी शब्दों को देखकर उसके अर्थ को निकालेंगे तो भी उत्तर मिल जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वन कौन है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है, जो विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वहां पाया जाता है जहां ताजा और खारा जल का मिलता हो, दोनों जल जहां उपलब्ध हो वहां ये पाया जाता है। मैंग्रोव वन डेल्टा के क्षेत्र में पाया जाता है, विशेष करके यह सुंदरबन डेल्टा। गोदावरी कृष्णा का में भी मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये सभी मैंग्रोव वन के क्षेत्र हैं। लेकिन बांग्लादेश और भारत के बीच का अवस्थित सुंदरबन का डेल्टा पूरे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। शिकारी देवी अभयारण्य, शिकारी देवी अभयारण्य को वर्तमान समय में जो है भारत सरकार के द्वारा इको सेंसिटिव जोन में इसे शामिल किया गया है। अब इको के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, ये हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। राजस्थान का देखिए सरिस्का, मध्य प्रदेश का है बांधवगढ़। अलग अलग राज्य में अलग अलग राष्ट्रीय अभय के साथ बिना भय के जहां विचरण किया जा सके, जहां कौन करेंगे? जीव जंतु, जंगल के जीव जंतु के लिए है। बीपीएस शिक्षक भर्ती 40 जनरल स्टडीज कॉमन पेपर क्लास 6, 8, 9, 10, 11, 12 40 मार्क का 20 फरवरी 2025 से इसकी शुरू हो गई है। स्टार्ट हुआ है 20 फरवरी से, बीते 20 फरवरी तो भी तो उसमें आइए और जुड़िए। और यकीनन तौर पर उसके 20 फरवरी का पहला क्लास होता है, मैं ही लेता हूं। पहला क्लास मेरा ही होता है सुबह 7 से 8, पहला घंटी सुबह 7 से 8 जो है मैं ही उसमें लेता हूं। पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी, नागरिक शास्त्र। आइए, हर अलग विषय के अलग अलग शिक्षक, सुयोग शिक्षक के माध्यम से, अनुभवी शिक्षक के माध्यम से मेहनत तो आपको करना है, लेकिन वो दिशा निर्देश सही तरीके से करेंगे ताकि आप सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ें। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक हैं पंकज मिश्रा, अरुंधति राय। ये मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित हैं। मैन बुकर पुरस्कार भी इनको मिल चुका है। इनकी पुस्तक है द गॉड स्मॉल थिंग्स। चेतन भगत की पुस्तक है हाफ गर्ल फ्रेंड। चेतन भगत की पुस्तक है। सभी जो है जाने माने लेखक हैं, जाने माने राइटर हैं। 10 जनवरी को मनाया गया विश्व हिंदी दिवस का थीम है हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज। अलग अलग दिवस, अलग अलग दिन, अलग अलग दिवस मनाया जाता है ताकि लोगों में उसके प्रति जागरूकता हो। लेकिन आज बाजारवादी युग में टॉफी डे तो रोज डे, उसकी भनक सभी को मिल जाती है मोबाइल और यूट्यूब और फेसबुक पर। लेकिन जो राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए हिंदी दिवस आता है, चला जाता है, किसी को पता नहीं चलता है। उसी प्रकार जो हमारे दिवस, सांख्यिकी दिवस से लेकर विज्ञान दिवस, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं। लेकिन जिसकी कोई बाजार इतना हावी हो गया है कि बाजार अपने हिसाब से पूरे नेट सिस्टम के माध्यम से लोगों तक अपनी, ताकि बाजार की वस्तुएं बिक सके, है ना बाबू। तो उस सब की बड़े आसानी से लोगों तक पहुंच हो जाती है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम लागू हुआ है 19 जनवरी 1925 नहीं बाबू, 2025 तक हो गया। ये तो गलत हो गया है ना।
तो उपयुक्त तब उत्तर क्या देना होगा? तो उत्तर देना होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि तो 1925 दे रहा है। उत्तर देना होगा इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या देना होगा? इनमें से कोई नहीं। विद्यार्थीगण जो उपस्थित हैं ये बताएं कि क्या उनको किसी प्रकार की कठिनाई, किसी प्रकार की समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कहीं भी किसी प्रश्न पर यदि हो तो आप अपने विचार को प्रकट करें। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तोकल्लम का युद्ध, तोकल्लम का युद्ध में कब हुआ? तो 948-49 में युद्ध लड़ा गया। इसमें राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक चोल शासक कौन है? तो परांतक प्रथम। चोल शासक परांतक प्रथम, चोल और राष्ट्रकूट के मध्य लड़ा गया। इसमें चोल की पराजय होती है और राष्ट्रकूट को विजय प्राप्त होती है। चोल को पराजित होती है। देखिए संविधान का अनुच्छेद 348 348 में लिखा हुआ है कि सरकार की काम काज की भाषा, सरकार की काम काज की भाषा नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की कामकाज की भाषा नंबर 2, सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की भाषा, ये सब की भाषा अंग्रेजी होगी। इसका स्पष्ट वर्णन किया हुआ है अनुच्छेद 348 में। अनुच्छेद 348 में चलिए, चोल और उत्तर चालुक्य के बीच का ऐसा कोई नहीं। चोल और होयसल तमिल कहाँ के थे? कर्नाटका के क्षेत्र के थे। किसने कहा मैं इस जर्जर वृक्ष के तने पर आक्रमण करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं गिर जाएगी। ये जो है पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल साम्राज्य के लिए, तब मुगल शासक हुआ करते थे मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में कि चलिए दिल्ली पर आक्रमण किया जाए और जर्जर हो रही मुगल के तने पर वार करें, शाखाएं तो जो उसके अगल बगल के क्षेत्र हैं वो स्वयं झड़ जाएगी। तो ये वक्तव्य है किसका? बाजीराव प्रथम का, जो मराठा का पेशवा हुआ करता था। ये कौन था? मराठा का द्वितीय पेशवा था। शिवाजी ने मराठा राज की स्थापना किया, जिनका राज्याभिषेक 1774 में इनका राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब 1674, औरंगजेब 1682 में दक्षिण गया और जीवन का अंतिम 25 वर्ष उसने दक्षिण में ही व्यतीत किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल देखो, मार्च 1947 से जून 1948 तक, मार्च 1947 से जून 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल रहे। फिर जून 48 से जनवरी 1950 तक, जनवरी 1950 तक गवर्नर जनरल के पद पर काम किए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। रेडक्लिफ ने तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को निर्धारित किया। कांग्रेस ने 1929 में क्या मांग की, जिसके लाहौर अधिवेशन जिसका अध्यक्षता किए थे जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे और इसमें मांग किया गया था पूर्ण स्वराज की, और कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम झंडा फहराएंगे। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार उन्होंने झंडा भी फहराया।
सविनय अवज्ञा आंदोलन तो पहले ही आपका ज्ञात होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के 12 मार्च 1930 साबरमती से दांडी प्रस्थान के बाद हुआ और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर समुद्र जल से नमक बना करके आंदोलन की शुरुआत हुई। विद्यार्थीगण, पीजीटी सेशन 4 11 12 का पॉलिटिकल साइंस का बैच मैं प्रत्येक दिन संध्या के 4 बजे से 5 बजे तक इसका क्लास लेता हूं, जहां पूरे थ्योरी, पूरे थिंकर के विचार, राजनीतिक सिद्धांत, उन तमाम विचारों को आपके सामने रखा जाता है ताकि जो 80 क्वेश्चन आए उसमें आसानी से आप 65 से 70 नंबर या 60 से 70 नंबर आसानी से 55 नंबर पिछला बार सिलेक्शन हुआ था, तो अकेले कम से कम 60 से 65 नंबर तो यकीनन तौर पर जो बतलाया जाएगा उससे टैली करेगा ही करेगा। तो आप थोड़ी सी उसको ध्यान से पढ़ना है। वो तमाम विचारकों के विचार को सामने रख दिया जाएगा ताकि आप उसे अच्छी तरह से पढ़कर समझ करके समस्या का हल करें। तो बैच चल रहा है, आइए इससे जुड़े। मात्र 999 रुपया में +2 का शिक्षक बने। किस प्रश्न का? सोनी मिश्रा जी, प्रश्न का नंबर बोलिए। सोनी मिश्रा जी, प्रश्न का नंबर बोलिए। 1900 लाहौर अधिवेशन में निर्णय लिया गया पूर्ण स्वराज की प्राप्ति क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम, स्वतंत्र भारत, अब देखिए यहाँ के स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक रहे। तो अब देखिए भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 47 को, तो स्पष्ट है कि आप जो है उसका आंसर क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन ही होगा। डिस्कशन और डीप में कराइए सर। चलिए अच्छी बात है, बताइए क्या चाहते हैं भाई। देखिए यहां पर आपके सामने जो विकल्प है, तो मैथमेटिक्स, मैथ वाला, एकदम आपकी बात से मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन आप बताएं भाई। देखिए यहां पर आपके सामने प्रश्न है, तो लॉर्ड माउंटबेटन कब से कब तक रहा उसका देखिए काल भी दिया हुआ है। राजगोपालाचारी कब से कब तक रहे उसके बारे में बतलाया गया। सर रेडक्लिफ भारत के सीमा रेखा का निर्धारण किए तो उसके बारे में बतलाया गया। तो तीनों विकल्प को तो व्याख्या कर दिया गया जिस भी प्रश्न को। और आप पीछे जाइए, देखिए बाजीराव वो मराठा का द्वितीय पेशवा था, शिवाजी मुगल साम्राज्य, इसके उनका राज्याभिषेक की चर्चा किया गया। तो बाबू जितनों जो प्रश्न का है उस प्रश्न के तो हर एक विकल्प की यथा जो है आवश्यकता अनुसार उसकी व्याख्या तो प्रस्तुत किया जाता है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन की देखिए तमाम तथ्य को, ये 1930 में चलाया गया। तो 12 मार्च 30 से दांडी मार्च निकले, 6 अप्रैल को पहुंचकर किए। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज के लिए 26 जनवरी 1930 को झंडोत्तोलन किया। तो बाबू बोलिए अब क्या चाहते हैं? क्या पूरी क्लास तो नहीं होगी? क्लास और डिस्कशन में तो थोड़ा सा अंतर तो रहेगा ना। लेकिन फिर भी यदि आप क्या डिस्कशन की गहराई चाहते हैं तो आप विचार प्रकट करें, देखते हैं कि आपके हिसाब से कोशिश किया जाएगा कि आपके हिसाब से भी नहीं। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, देखिए वहां सब जो रहेगा स्वतंत्र भारत के रहता, यहां प्रथम भारतीय, यदि यहां पर स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल रहता तब उत्तर आपका सी राजगोपालाचारी होता, तब आपका सी राजगोपालाचारी होता। तो प्रश्न को, प्रकृति को भी देखना होगा ना, कैसा प्रश्न पूछा गया है। बंगाल में दोहरे शासन, बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि के बाद
1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन लागू रहा। द्वैध शासन में क्या होता है? एक होता है दीवानी अधिकार अर्थात कर संग्रह करने का अधिकार, एक होता है निजामत अधिकार अर्थात प्रशासन चलाने का, ये अंग्रेज के पास रहा और ये बंगाल का नवाब नजम उदौला के पास रहा। तो 1765 में लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने इसे शुरू किया, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे समाप्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का काल है 1786 से 93, जो भारत में जमींदारी प्रणाली अर्थात अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया। इसने भारत में इंडियन सिविल सर्विस का भी शुरुआत किया, इसका भी जन्मदाता है। चलिए, हर शिक्षक की अपनी अपनी पढ़ाने की शैली होती है बाबू, उसमें गलत और सही की बात तो कुछ नहीं है, अपनी अपनी शैली होती है। जो विषय जो सवाल जो पूछा गया है उसकी चर्चा करना है। डिस्कशन और क्लास के मेरे हिसाब से अपना अंतर होता है। तो जो सवाल है उस सवाल के तमाम पहलू को अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना ही मेरा उद्देश्य है, बाकी हर की है आपकी। हम ये नहीं कहे कि आप गलत बोले, मैंने तो आपको कुछ बोला नहीं। निम्नलिखित सुमेलित की था नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर दीजिए। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की। देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 ईस्वी में की। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए। आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना सभा की स्थापना 1866-67 में किए। तो ये सभी जो है भारतीय पुनर्जागरण, ये सभी जो है भारतीय पुनर्जागरण के दायरे में रखा जाता है। और इन लोगों ने जो स्थापित किया, यहाँ प्रश्न से देखिए उसके ईस्वी सन सहित बता दिया गया। तो है निम्नलिखित में किसे गोलमेज सम्मेलन, भारतीय राष्ट्रीय एक तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। कांग्रेस केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो सितंबर से लेकर दिसंबर 1931 तक चला था। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना के और गांधी तीनों की वैचारिक मतभिन्नता के कारण यह बैठक असफल हुआ। इससे 80 सभी का पूरे का कॉमन पेपर है। गोलमेज सम्मेलन तीनों का हो गया, लंदन में हुआ था। इसरो की स्थापना कब हुई? इसरो की स्थापना 1969 में हुआ और बी नारायणन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, 1905 में चलाया गया। कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहली बार इसका विचार अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल की बैठक में रखे। यदि बंगाल विभाजन किया जाता है तो स्वदेशी आंदोलन चलाया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन को जहां नरमपंथी केवल बंगाल तक सीमित रखना चाहते थे, गर्मपंथी उसे संपूर्ण भारत में फैलाने में, तो यह बंगाल कतई सही नहीं है। तो ये बंगाल तक सीमित नहीं रहा, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने इसे महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किए थे। लाला लाजपत राय ने पंजाब में इसका नेतृत्व किए थे। चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में इसका नेतृत्व किए थे।
इस प्रकार से ये तमाम सवाल जो है पूरी तरह बारीकी के साथ हल कर दिया गया। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आपके लिए बेहतर रोचक लगा होगा। हर एक प्रश्न को क्यों और कैसे के साथ पूरी तरह स्पष्ट कर दी गई है। हर विकल्प की व्याख्या आपके सामने उपस्थित कर दिया गया है। धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, क्या हालचाल? ठीक ठाक? आइए, उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज का प्रश्न देखेंगे कॉमन पेपर का। मैथ्स में जो प्रश्न पूछे गए हैं क्या है, तो सर एक बार देख लेते हैं। 40 नंबर बोला गया है 683 रुपये की राशि ABC के मध्य वितरित किया गया है। यदि A का भाग 1/2 भाग, B का 1/3 भाग, C का 1/4 भाग क्रमशः बराबर है। क्या है? बराबर है। तो B का कुल राशि ज्ञात करना है। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ से समझने के प्रयास करना है कि अगर A का 1/2 भाग ले लोगे और B का 1/3 भाग ले लोगे और C का 1/4 भाग ले लोगे, तो बोला आपस में सभी क्या है? बराबर है। तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखना, अगर सभी बराबर में रहे और ऊपर में कुछ नज़र नहीं आए, ऊपर में एक नज़र आए, कहने का मतलब है ऊपर कुछ नहीं नज़र आए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। A का 1/2 का मतलब 1/2 हुआ, B का 1/3 का मतलब 1/3 हुआ, मतलब B/3 हो गया, C का 1/4 मतलब C/4 हुआ। जब बराबर में रहे रेशियो और रेशियो ABC की मान रहे और सभी के नीचे में बट्टा वाली मान हो, तो जो A के नीचे में रहता है वो A का मान होता है, जो B का नीचे में रहता है B का मान होता है, जो C के नीचे रहता है वो C का मान होता है। ये रेशियो में ये क्वेश्चन कराए हुए हैं। बोला जाता है टोटल राशि यहाँ से किसका निकालना है? तो B का निकालना है। तो मेरे प्यारे साथियों, ओरिजिनल में कितना है? तो 683 है। तो B का मान कितना है? तो 3 है। कितना में से? 4 3 7 2 9 में से। 9 से इसको भाग दोगे तो 9 1 है 9, ये उतरेगा 7, 9 8 72, 6 9 7 63। गुना करोगे 7 या 21 हो जाएगा, 8 का 54 54 और 2 56 हो जाएगा, तो 561 हो जाएगा, जो कि आंसर हमारा क्या होगा? बी होगा। आंसर क्या होगा? बी होगा। ये आसान क्वेश्चन था। बोला गया है ये एक कोई पद है, बोला गया कौन सा पद 151 होगा। तो अंतिम पद जो पद निकालना रहा था, TN पद जो होगा, अंतिम पद मुझे तो मालूम नहीं है। TN बराबर में जो अंतिम पद होगा वो क्या होता है? A प्लस में 1 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D होता है। तो अंतिम पद में 151 अगर लिखा है और ये बोला गया पहला पद, A मतलब पहला पद होता है, तो 7 हो गया। N मालूम नहीं है कितना पद में ये 151 आएगा, तो Nवां पद में आएगा, तो माइनस में 1 और कॉमन डिफरेंस मतलब A2 में से A1 को घटाओगे तो कॉमन डिफरेंस 10 में से 7 घटाओगे 3 आ रहा है। इसको इसमें से घटा दोगे तो 151 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। ये हो जाएगा N-1 इंटू 3, 3 से काटोगे ये 4 तिया 12, 8 चौके 48, ये हो जाएगा N-1 बराबर में 48। तो N की मान हो जाएगा -1 है, उधर जाएगा तो 49। तो 49वां पद जो होगा, 49वां पद में हमारा जो पद होगा, जो 49वां टर्म में होगा, लेके गिनते जाओगे तो वो 49वां टर्म में कौन सा टर्म होगा? 151 होगा। इस सीक्वेंस में जो टर्म 151 होगा वो 49वां पद होगा। बोला गया 3 आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया गया है। कितना है बच्चे? तो एक भूखंड का आयताकार क्षेत्रफल 105 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1 मीटर स्क्वायर है, 147 है और 231 है। बोला जाता है क्या कि प्रत्येक भूखंड का समान क्षेत्रफल तथा अधिकतम आकार का आयताकार क्यारियां है, जिसमें से कि प्रत्येक की लंबाई 7 सेंटीमीटर, प्रत्येक की चौड़ाई। देखो, जैसे अधिकतम आकार का और समान आकार का बोला जाए, समान बोले और अधिक बोले जाए, अधिक से अधिक और समान बोले, तो ये बताए हुए हैं LCM HCF में। जैसे अधिक से अधिक बोले और समान बोले तो समझ लेना है HCF निकालना है। क्या निकालना है? समान बोले और अधिक से अधिक बोले तो HCF 105, 143, 231 का HCF क्या हुआ? 231 का HCF। जैसे HCF निकालोगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। तो ये क्या आएगा? आयताकार क्यारियां का क्षेत्रफल। बोला गया लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, और ये निकल गया है 21। लंबाई हमारा 7 है तो चौड़ाई क्या होगा? दिया गया है लंबाई 7 है, तो 7 से इसको काटोगे 7 या 21, B बराबर में हमारा 3 मीटर हो जाएगा।
जैसे अधिक से अधिक बोले बच्चे, जैसे अधिक से अधिक बोले तो समझ लेना है, जैसे अधिक से अधिक बोले तो समझ लेना है वो HCF ही निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। ठीक है, आप देखोगे ये चीज़ें हैं आपका, तो ये चीज़ें जैसे आप देख रहे हैं तो समझ लीजिए बच्चे ये क्या है। तो ये चीज़ें जैसे देखे हैं तो सभी का याद रखना है कि अगर बेस समान रहे तो पावर इक्वल हो, तो पावर जुड़ जाता है, गुना में रहे तो। सबसे पहले इसकी मान देखोगे, x के पावर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला होता है क्या, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो देखो a प्लस बी इंटू में a माइनस बी तो क्या होता है a स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर गुना, इसमें देखोगे ये दोनों देख रहे हो तो सी और सी ए दोनों जगह, एक प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आगे देखोगे एक्स पे क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये हो गया। सभी का बेस समान है तो क्या होगा, पावर जुड़ जाएगा। सभी का बेस समान है तो पावर जुड़ जाता है। तो जैसे जोड़ोगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना है कि माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, सभी कट गए तो एक्स पे पावर जीरो। किसी भी संख्या पे पावर जीरो एक के बराबर होता है, किसी भी संख्या पे पावर जीरो एक के बराबर होता है, किसी भी संख्या पे पावर एक के बराबर होता है। सुजय सर का एक दंगल बैच है जो कि आपका पीआरटी और कॉमन पेपर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। सर बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते, जैसा नाम है दंगल वैसा आपका सर पढ़ाते भी है वैसा। जिस बैच का नाम दिया गया दंगल, उस बैच में सर दंगल तरीका से, मतलब बेहतरीन तरीका से पढ़ाते भी हैं। आप चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। NCERT SCERT साइंस जो भी आता है आपका, तो प्लस 3000 MCQ क्वेश्चन कराएंगे सर। अब इसकी मान देखोगे तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले जो भी संख्या उसको जोड़ दो, 6 6 12 6 18 6 24, 24 भागा 6, 24 भागा 6, देखो 24 भागा 6 लिख लो, कोई बात नहीं है। नीचे में पहले भाग का क्रिया होता है, ये तीनों जुड़ जाएगा, 1 2 3 4 3 12 और 4 भागा 4, तो 4 में भागा 4 करोगे तो 1 होगा। 24 भागा 6 4 होता है और 12 और 1 13, 4/13 हमारा आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी होगा। बोला गया एक थैली 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे का है, एक थैली में 50 पैसा 25 पैसा और 10 पैसा है। इसके अनुपात दिया गया 5:9:4 है। अगर 50 पैसे के 5 सिक्का होगा तो 25 250 पैसा बनेगा। 9 रुपये का 25 पैसा का 9 सिक्का होगा तो 9 25 नंबर 225 पैसा बनेगा। 10 पैसा का 4 सिक्का होगा तो 40 पैसा बनेगा। टोटल कितना पैसा बना सर, 5 हो जाएगा, 4 2 5 2 7 7 4 11 हो जाएगा। ठीक है, 2 2 4 1 5, 515 पैसा बना। और क्वेश्चन के अनुसार 206 रुपया है। 206 रुपया पैसा बनाने के लिए 100 से गुना कर दो, क्योंकि ये पैसा में है वो भी पैसा में हो जाएगा। तो 206 और 100 इतना पैसा हुआ। पैसा का तुलना पैसा से करेंगे। अब इससे अगर काटेंगे तो 12, ये सही है जी। 10 पैसा 25 पैसा, 10 चौके 40, 25 नंबर 225, 25 गुना 25 250। ठीक है, तो ये 5 हो गया, 4 2 6 6 5 11, 2 2 4 4 1 5। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या बताना है। इसको अगर काटते हो आप 5 से काटोगे तो 5 1 5 0, 5 दिया 15। ठीक है, 5 दूनी 10, और इससे काटोगे ये 2 बार में तो ये हो जाएगा 40। एक की मान हो गया 40, आप काट लोगे, एक की मान हो गया 40। ठीक है, तो एक की मान 40 तो 5 की मान 4 5 20, 200 हो जाएगा। 9 की मान 9 चौके 36, 960, और 4 की मान हो जाएगा कितना, तो 9 4 चौके 16, 160, 200 360 और 160। आंसर क्या होगा, बी होगा। ये सब क्वेश्चन जो है हम क्लास में कराए हुए हैं साथियों। बोला गया है रोशनी और मीरा की वर्तमान आयु का औसत 28 है। अगर औसत 28 है, दो व्यक्ति का, तो योगफल क्या होता है, औसत गुना संख्या, 28 दूनी 56, 28 दोनों का है, रोशनी और मीरा का, तो दोनों का योग हो जाएगा 56 वर्ष। यदि मीरा रोशनी से 6 वर्ष बड़ा है, मीरा जो है रोशनी का उम्र x होगा, तो मीरा जो है रोशनी से 6 वर्ष बड़ा है, तो इसकी योग कितना होगा, तो सर जी 2x प्लस में 6
और है कितना 56, तो 2x की मान हो जाएगा 50, तो x की मान हो जाएगा 25। तो बोला जाता है रोशनी का उम्र बताएं, तो रोशनी का उम्र हमने x माना था जो कि 25 वर्ष आया। कितना है साथियों? 25 आया। बी होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन आज बोला गया ए और बी अकेले अकेले कार्य को करते हुए 12 और 16 दिनों में पूरा करता है। ये टोटल वर्क है। बोला गया ए इस कार्य को करने में 12 दिन, बी इस काम को करने में 16 दिन। 12 और 16 का एलसीएम 48 होता है। ए 12 दिनों में 48 काम, तो एक दिनों में 4, एक दिनों में बी 3 काम करेगा। ए कार्य शुरू करता है, वैकल्पिक रूप से काम करता है। पहले ए आया फिर बी आएगा। ए आएगा 4 काम करेगा, बी आएगा 3 काम करेगा। ये पहला दिन दूसरा दिन, मतलब 2 दिन बीत गया। 2 दिनों में 4 3 7 काम होगा। इसके आसपास लेके जाओगे तो 6 से गुना करोगे, इधर 6 गुना, ये भी 6 गुना होगा। 6 दूनी 12 दिनों में कितना हो जाएगा? 6 सत्ती 42, 42 काम होगा। फिर ए आएगा, अभी काम समाप्त नहीं हुआ, तो टोटल 48 काम करना है। फिर ए 4 काम करके जाएगा, तो मतलब 13 दिनों में 42 और 4 46 काम होगा। फिर कौन आएगा? तो ये ए आया 1 दिन के लिए। फिर बी आएगा, तो मुझे 2 काम और कराना है, ठीक है, तो 48 काम हो जाएगा। लेकिन बी 1 दिन में 3 काम करता, तो समय बराबर में होता कार्य बटा क्षमता। तो कार्य कितना है? 2 और क्षमता 3 है, मतलब 2/3 दिन लगेगा। तो इसका टोटल काम समाप्त होने में 13.2/3 दिन का समय लगेगा। 48 काम 13.2/3 दिन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आज की क्लासेस साथियों यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन दिला देते हैं कि सुजय सर का दंगल बैच, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यूजफुल है। आप इस बैच को चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। सुजय सर पढ़ाएंगे, याद रखना है। कौन पढ़ाएंगे? सुजय सर। एक बार इस बैच के बारे में सही सही जानकारी दे देते हैं। सुजय सर, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त सर पढ़ाते हैं, इस बात को याद रखना है। सर भी अभी आ ही रहे हैं, अब साइंस सर साइंस कराने के लिए सर आ ही रहे हैं। दंगल बैच मात्र 399 रुपया। सर बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाते हैं, ज़बरदस्त जिसको बोला जाता है। 3000 MCQ, सोच लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। NCERT SCERT जो भी इसमें आएगा सर पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू। 31 नंबर से चलिए समझिए माय डियर, क्वेश्चन को थोड़ा प्रकृति को समझिए क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखिए। ओके नमस्ते। आइए देखिए, कह रहा क्या कि कार्य संपन्न होने के लिए 3 कारक की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा आपका आवश्यक कारक नहीं? देखिए वर्क क्या होता है, जो आपका वर्क होता है यानी कि कार्य क्या होता है आपका, ये आपका यानी कि एफ एस आपका एफ गुने एस एफ एस कॉस आपका थीटा होता है। समझिए बातों को। जहां पे आपका एफ क्या है, तो जो आप बल लगा रहे से है। एस क्या है, तब बल और विस्थापन के बीच की दूरी है। ये क्या है आपका, तो आपका बल और यानी कि ऐसे बोलिए कि विस्थापन है, ऐसे डायरेक्ट बोल दिए। बल यानी कि उसके जो खींचते हैं ना, जितना दूर जाता वही है। तो ये क्या आपका यानी कि विस्थापन है, ठीक है। और थीटा क्या है, तो आपका एंगल है, क्या आपका कोण है, किसके बीच के, बल और विस्थापन के बीच का कोण है। यानी कि बल और विस्थापन के बीच, यानी कि बीच का आपका क्या है, तो कोण है। बल और विस्थापन के बीच का आपका क्या है डियर, कोण है। बल और विस्थापन के बीच का आपका कोण है सर, यानी कि इसे बाहर नहीं आएगा बिल्कुल। अरे इतना क्वेश्चन करा देंगे, उससे बाहर क्या जाएगा? अरे इतना क्वेश्चन, इतना कंसेप्ट दे देंगे ना कि पूरा को निचोड़ दे रहे हैं, तो बाहर क्या जाएगा? और इतना डेवलप हो जाएगा आपका साइंस कि बाकी भी एग्जाम में बैठेंगे तो छक्का छोड़ा देंगे, ठीक है ना, और एकदम बेहतर हो जाएगा। क्या चिंता कर रहे? देखिए तो देखिए विस्थापन होना चाहिए, सही बात है। कह रहा है कि बल भी होना चाहिए, सही बात है। कह रहा है बल वस्तु की विपरीत दिशा में होना चाहिए। ये जरूरी थोड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस कार्य की कोई आवश्यकता नहीं है। इन तीनों की आवश्यकता है, बल, विस्थापन और एंगल की आवश्यकता है। हाँ देखिए पीजीटी टीजीटी जितना कॉमन पेपर, चाहे 6 to 8 है, 9 10 है, 11 12 कोई फर्क नहीं। जहां 8 नंबर का साइंस आता है पढ़ लीजिए, चुपचाप हो जाएगा। दंगल वैसे चुपचाप ज्वाइन कर लीजिए, हो जाएगा काम, ठीक है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं आएगा। आगे देखिए
कह रहा है कि ऊपर उठाया हुआ हथौड़ा के पास क्या होता है, समझिए। देखिए जैसे कि मान लीजिए कोई चीज ऊपर उठाया हुआ है और उठा करके रोका हुआ है, तो एक मतलब उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। मान लीजिए कि कोई हथौड़ा है, समझिए बातों को। अगर ये आपका कोई हथौड़ा है, देखिए कोई हथौड़ा है ये, और ये हथौड़ा आपका ऊपर उठाया हुआ है खाली, और मान लीजिए यहां से इसका कुछ हाइट है, तो एक मतलब इसके अंदर कौन सा एनर्जी है, इक्वल टू में mgh है। और ये कौन सा एनर्जी है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है। कौन सा एनर्जी हो गया आपका, यानी कि स्थिति ऊर्जा हो गया। स्थितिज आपका ऊर्जा हो गया, यानी कि जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और जब ये चलने लगेगा, जब रनिंग करने लगेगा, हथौड़ा चलते रहेगा, उस टाइम में कौन सा एनर्जी होगा बताइए। देखिए चलता हुआ, अगर मान ली कि रुका हुआ था हथौड़ा, पूछ रहा है उठाया हुआ, चलता हुआ हथौड़ा के अंदर कौन सा होता है, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसके, एक आंसर ही हो जाएगा गतिज ऊर्जा, यानी कि चलता हुआ हथौड़ा के अंदर, यानी कि चलता हुआ हथौड़ा में क्या होता है आपका, तो गतिज आपका ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा आपका होता है। चलता हुआ हथौड़ा में कौन सा ऊर्जा होता है, गतिज ऊर्जा होता है माय डियर, ठीक है ना। कौन सा ऊर्जा होता है आपका, गतिज ऊर्जा होता है चलता हुआ हथौड़ा में, ठीक है। आगे बढ़े क्या, चलिए। और यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, देखिए यांत्रिक ऊर्जा मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी प्लस में आपका क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। दोनों को मिला करके जो बनता है इसे कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। इसको कौन सा ऊर्जा कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए। तो ये एगो क्वेश्चन से हम 3 को सीख लिए, प्रश्न नहीं छूटेगा एग्जाम में, इतना जान लीजिए, ठीक है। और अगर ज्वाइन कर लेते हैं, कर सकते तो कर लीजिए। देखिए 300-400 रुपया के परीक्षा अगर आपका निकल जाता है तो कोई माया बाप नहीं है 300-400 रुपया का, समझ गए बातों को ना। देखिए बहुत लोग उसी बात के लिए अटके रहते हैं, अरे इतना हजारों लाखों खर्च कर लिया, अब सिलेक्शन के टाइम में 200-300 क्या सोचना है। देखिए विस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण क्या होगा बताइए, विस्थापन अभिक्रिया का सही उदाहरण क्या होगा बताइए। देखिए जब का विस्थापन अभिक्रिया है, इसका सही उदाहरण देखिए द्वि विस्थापन, समझो बातों को। जैसे कि देखिए एगो मान लीजिए ए बी है, प्लस में आपका एगो सी डी है, और जब ये ए बी सी डी, सुनिए बातों को, मान लीजिए ये प्लस में टूट गया, ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, तो एकड़ प्लस एकड़ा माइनस के साथ, एकड़ माइनस एकड़ा प्लस के साथ जुड़ जाएगा, यानी कि ए डी प्लस में आपका बीसी हो जाएगा। दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो गया, इसी को कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। इसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या आपका कॉपर सल्फेट, जिसको नीला थोथा करते हैं, क्या आपका, यानी कि कॉपर आपका सल्फेट है, ठीक है ना, इसे नीला थोथा कहते हैं। ये देखिए एगो प्लस एगो माइनस में, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये क्या आपका, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन आपका सल्फाइड है, सल्फाइड आपका ये है, ठीक है ना। तो ये दोनों देखिए यहाँ कॉपर और यहाँ एस निकल के कॉपर आपका सल्फेट ये कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर आपका के साथ आपका सल्फर चला गया, यहाँ आपका क्या बन गया, ये सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। ये क्या बन गया आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक आपका एसिड बन गया, जिसे इसको क्या कहते हैं, अम्लराज के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या नाम से, यानी कि अम्लराज के नाम से भी इसको जानते हैं, अम्लराज के नाम से जानते हैं, नाम से क्या करते हैं, यानी कि जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, अम्लराज के नाम से भी इसको हम जानते हैं, समझिए माय डियर। चलिए आगे बढ़े क्या, देखिए अगला आपका क्या कर, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया, तब परमाणु के बढ़ते क्रम, जो आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया है, हेनरी मोसले ने दिया है इसको, यानी कि हेनरी मोजले ने दिया है, मोसले, हेनरी मोसले ने दिया है, ठीक है ना, हेनरी मोसले ने दिया है इसको, ठीक है। और ये परमाणु संख्या में वृद्धि, परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया, इसको कैसे, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग आपका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक आपका नंबर के बढ़ते क्रम में, ठीक है ना, यानी कि बढ़ते आपका क्रम में, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है। किस कैसे सजाया गया है, एटॉमिक नंबर के बढ़ते क्रम में इसको सजाया गया है माय डियर, ठीक है। चलिए आगे देखिए। और जो पीछे का पीरियोडिक टेबल जितना था वो सब मास नंबर के बढ़ते क्रम में था, जैसे कि आपका डोबराइनर का हो गया,
ठीक है ना, या मतलब डोब्राइनर को बोल सकते हैं, या ये हेनरी मोसले हैं। इससे पहले कौन, मेंडलीव ने सजाया था, वो भी एटॉमिक मास नंबर के बढ़ते क्रम में सजाया था सब। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि तेल या वसा के क्षारीय हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया से क्या साबुनीकरण होता है। देखिए समझिए, तेल या वसा के साथ, समझिए इधर जरा, तेल या फिर वसा, तेल या फिर वसा के साथ, तेल या वसा के साथ, सुन रहे, तेल और वसा के साथ प्लस में क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या बोल सकते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मतलब रिएक्शन से, क्या, रिएक्शन से साबुन बनता है, साबुन आपका बनता है, और ये पूछा जाता है साबुन जो बनता है तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है, तो ग्लिसरॉल निकलता है। साबुन बनने की प्रक्रिया में बाई प्रोडक्ट में, ये प्रक्रिया जो है ना, इसमें बाई प्रोडक्ट में क्या निकलता है आपका, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है। क्या बनता है आपका, ग्लिसरॉल आपका बनता है। देखो इससे बनता है हार्ड सॉप, हार्ड आपका सॉप बनता है, और इससे क्या बनता है आपका, यानी कि सॉफ्ट आपका सॉप बनता है। ठीक है, इससे बनता है हार्ड सॉप, और इससे क्या बनता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से सॉफ्ट आपका सॉप बनता है माय डियर। ठीक है, आगे देखिए, आगे ये मतलब अथी का क्वेश्चन था, ठीक है ना, कांग्रेस वाले बता दिए होंगे सर। आगे देखिए, कह रहा वायु कोष का क्या कार्य होता है। वायु कोष जो होता है ना, बायोलॉजी का क्वेश्चन देखिए, वायु कोष का कार्य क्या होता है, तो गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह आपका प्रदान करता है। ठीक है, ये गैसों के आदान प्रदान आपका करता है, समझ गए बातों को। श्वसन में भी ये मदद करता है। ठीक है, श्वसन में मदद करता है आपका वायु कोष, क्या करता है, श्वसन में मदद करता है, श्वसन में आपका मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, और श्वसन में मदद करता है ये। ठीक है ना, ये किसमें मदद करता है, श्वसन में मदद करता है, और शरीर के संतुलन बनाए रखता है, और शरीर के संतुलन आपका बनाए रखता है, शरीर का संतुलन। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा कि जल जनित रोग की आपका रोग जनक विषाणु को मारने के प्रक्रिया जिसे आप अस्पताल की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है, तो आपका रोगाणुनाशक कहलाएगा। समझ गए बातों को, जो मतलब बैक्टीरिया को मारता है, जीवाणु को मारता है, क्या कहलाएगा, रोगाणुनाशक कहलाएगा, यानी कि आपका डिसइंफेक्शन कहलाएगा। रोगाणुनाशक से हम उसको क्या करते हैं, मारते हैं, यानी कि खत्म करते हैं माय डियर। ठीक है, तो यहीं तक था आपका। ठीक है, किस चीज का क्वेश्चन, साइंस का। और मैं बोलूंगा आपसे क्या कि एक बार आप करिए क्या माय डियर। ठीक है ना, देखिए टाइम नहीं है तो टाइम निकालिए, टाइम होता किसी के पास भी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप टाइम निकाल लेंगे तो टाइम मिल जाएगा। देखिए एक बार आपका सिलेक्शन हो गया, 300-400 रुपये कोई मुहताज नहीं है। ठीक है ना, अभी से एक एक नंबर अगर आपके उसमें ऐड होते जाएगा, देखिए जो अभी से पढ़ेगा उसका भी एग्जाम उसी डेट का होगा, नहीं पढ़ेगा उसका भी एग्जाम उसी डेट का होगा, लेकिन अभी से आप टाइम दे के पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन आपका पक्का माना जाएगा ना। समझ गए, इसीलिए ज्वाइन करिए। और अगर मान लीजिए लाइव नहीं देख पाते हैं ना तो रिकॉर्डेड ही देख लीजिए। 400 रुपया फीस लगता है तो कौन सी बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सारा मेहनत करना होता है। आपको प्रिंटेबल पीडीएफ देंगे, बोर्ड पीडीएफ देंगे, ठीक है ना, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपको खाली करना रहेगा। अगर ज्वाइन कर लेंगे तो कर ही लेंगे। ठीक है, 5 मिनट दर्द होगा, जखनी 500-400 कटेगा, अभी से परीक्षा तक आराम महसूस होगा। ठीक है ना, जितने मेहनत लगता है कम से कम इसमें जितना मेहनत लगता है ना उसके हिसाब से कुछ भी फीस नहीं, बस आप पढ़ लीजिए, सिलेक्ट हो जाइए। ठीक है, सिलेक्ट हो जाएगा तो मिठाई मत खिलाइएगा, इसी में कट जाएगा। ठीक है, बस थैंक्स बोल दीजिएगा, लेकिन बाद में मिठाई तब बांटिएगा ना जब पहले सिलेक्शन हो जाएगा, तो पहले सिलेक्शन करने का व्यवस्था लगाया जाए। ठीक है, बिल्कुल। देखो ये किसके लिए है, तो चाहे आपका 6 to 8 है, चाहे 9 10th है, चाहे 11 12th है, कोई भी कॉमन पेपर जहां 40 नंबर का कॉमन पेपर आता है उसमें 8 नंबर का साइंस आता है, उसके लिए ये है। समझ गए बातों को, उसके लिए आपका ये। ठीक है, चलिए एक बार जाइए और करिए,
बेहतर महसूस होगा आपको, ठीक है ना। थैंक यू सो मच डियर, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों। आज का डिस्कशन आपका समाप्त हुआ। जैसे ये 8 क्वेश्चन करते, डेली का 15 क्वेश्चन करके सोने के लिए जाएंगे रात में, सुकून महसूस होगा कि धीरे धीरे तैयारी बेहतर होते चला जाएगा आपका, ठीक है। थैंक यू सो मच।